प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक नए चैप्टर के साथ अपना शिक्षण कार्य प्रारंभ करना चाहता हूँ। चैप्टर का नाम है ठेका लागत पद्धति या ठेका लागत लेखांकन, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को पढ़ने से पहले हमको ये जानना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट या ठेका क्या होता है। ठेका दो पक्षों के मध्य एक समझौता है जिसमें एक पक्षकार किसी कार्य को कराता है, दूसरा पक्षकार उस कार्य को कराने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। इसके अंदर उस कार्य को कितने समय में पूरा किया जाएगा, कितने प्रतिफल के बदले पूरा किया जाएगा, ये दोनों के मध्य तय होता है। इसी अनुबंध को हम ठेका कहते हैं। ठेका पद्धति या ठेका लेखांकन करने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि ठेका के अंतर्गत प्रमुख घटक क्या होते हैं, प्रमुख तत्व क्या होते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ठेका दो पक्षों के मध्य समझौता है, अर्थात एक देने वाला, एक लेने वाला। देने वाले को हम ठेकेदाता, कॉन्ट्रैक्टी कहते हैं। लेने वाले व्यक्ति को या जो व्यक्ति ठेका कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है उसको हम कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार कहते हैं। और दोनों के मध्य उस कार्य को करने के बदले में जो प्रतिफल तय होता है उसको हम ठेका मूल्य कहते हैं। हमको ये भी जानना आवश्यक है लेखांकन करने की दृष्टि से कि ठेके कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, ठेका कंप्लीशन की दृष्टि से, ठेका पूर्ण होने की दृष्टि से ठेका तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पूर्ण ठेके, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2 इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, अपूर्ण ठेके। और नंबर 3 नियर बाई कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, लगभग पूर्ण होने वाले ठेके, जिनका हम आगे उल्लेख करेंगे जब पढ़ाएंगे तब आपको। पूर्ण, थोड़ा संक्षिप्त तौर पर मैं बता दूं कि पूर्ण ठेका, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, वो ठेका होता है जो एक वर्ष के अंदर, या यूँ कहिए कि लेखांकन बनाने की तिथि को या लेखांकन बनाने वाले वर्ष में, वित्तीय वर्ष में ठेका शुरू हुआ और उसी में वो ठेका समाप्त हो गया, पूर्ण हो गया, तो वो पूर्ण ठेका या कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। इसके विपरीत यदि ठेका कई वर्षों में पूर्ण होता है तो उन ठेकों को हम अपूर्ण ठेका कहते हैं। अपूर्ण ठेका क्यों कहते हैं? क्योंकि एक वित्तीय वर्ष जब हमारा समाप्त होगा, उस वित्तीय वर्ष पर जब हम ठेका खाता बनाएंगे उस समय हमारा ठेका पूर्ण नहीं होगा। कुछ हिस्सा पूरा हो गया होगा लेकिन पूरा हिस्सा या पूरा ठेका कंप्लीट नहीं हुआ होगा, इसीलिए उसको कहते हैं हम अपूर्ण ठेका। और तीसरा जो है नियर बाई कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट, लगभग पूर्ण होने वाला ठेका, वो ठेका होता है जो बहुत निकट समय में, जैसे कि उदाहरण में 31 मार्च को हम अपना लेखांकन बना रहे हैं, तो निश्चित से मानिए कि 15 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में लगभग वो पूर्ण होने वाला है। उसको कहते हैं हम लगभग पूर्ण होने वाला ठेका। ठीक है, लेखांकन की जब हम करेंगे तब इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। दूसरे मूल्य के आधार पर भी ठेका दो प्रकार का होता है। एक निश्चित मूल्य वाला ठेका जिसमें तय हो जाता है, उदाहरण के तौर पर एक्स ने वाई को एक ठेका दिया कि भाई हमको एक बिल्डिंग बनवानी है, इस बिल्डिंग को आप बनाइए, हमने नक्शा दे दिया
उन्होंने कहा कि हम इसको 10 लाख रुपए में बनाएंगे, तो 10 लाख रुपए की निश्चित प्राइस हो गई उस ठेके की, तो वो कहलाएगा निश्चित मूल्य का ठेका। दूसरे, कभी कभी दोनों पक्ष के मध्य समझौता होता है कि भाई ठीक है, आप काम करिए, जो कॉस्ट आए आपकी बनाने में उसमें हम एक निश्चित प्रतिशत से आपको लाभ दे देंगे, जिसको कहते हैं हम लागत प्लस लाभ, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद ठेका जो खाता बनाते हैं हम, उसके 2 उद्देश्य होते हैं। नंबर 1, जो ठेका तैयार बना रहे हैं, ठेका काम कर रहे हैं, ठेका बना रहे हैं, उसकी लागत क्या है और उस ठेके पर क्या लाभ या हानि है, ये उसके बनाने के उद्देश्य होते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत मेनली हम ये अध्ययन करेंगे कि ठेकेदार जब ठेका लेता है तो ये जानना चाहता है कि इस ठेके पर मुझे कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई। इसके लिए निश्चित तौर से वो एक ठेका खाता बनाता है, जिसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्योंकि ये खाता है तो इसके 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। डेबिट पक्ष में उस ठेके पर लगाई जाने वाली सामग्री, श्रम तथा अन्य व्ययों का लेखा किया जाता है। क्रेडिट पक्ष में ठेका मूल्य या कोई क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है, उसको लिखा जाता है। दोनों पक्षों का अंतर देखा जाता है। यदि डेबिट पक्ष ज़्यादा है और क्रेडिट पक्ष कम है तो उस ठेके पर हानि होगी। हानि की रकम दोनों के अंतर जो होगा वो होगी। इसके विपरीत यदि क्रेडिट पक्ष ज़्यादा है और डेबिट पक्ष कम है तो जो अंतर की राशि है वो लाभ की राशि कहलाएगी। चूँकि एक ठेकेदार, जरूरी नहीं है कि सिर्फ साल में या वर्ष में एक ठेका लेता हो। निश्चित रूप से बड़ा ठेकेदार होगा तो एक वर्ष में एक से अधिक ठेके उसके पास होंगे। प्रत्येक ठेके का वो लेखा अलग अलग रखना चाहेगा। प्रत्येक ठेके से वह अलग अलग लाभ अथवा हानि की जानकारी जानना चाहेगा। इसीलिए जब वो ठेका खाता कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ओपन करता है तो प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का एक नंबर या एक पहचान होती है। जैसे कि मान लीजिए एक्स या पीएनसी कंपनी पर 3 पुल बनाने के ठेके हैं। एक पुल बन रहा है आगरा मथुरा हाईवे पर, दूसरा पुल बन रहा है मथुरा बरेली मार्ग पर, तीसरा पुल बन रहा है मथुरा भरतपुर मार्ग पर। तो हो सकता है पीएनसी कंपनी इनको कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3 दे दे। हो सकता है इनका नाम वो बरेली कॉन्ट्रैक्ट दे दे या मथुरा बरेली ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट दे दे, मथुरा दिल्ली कॉन्ट्रैक्ट दे दे और मथुरा भरतपुर कॉन्ट्रैक्ट दे दे। इसके हेडिंग, इसके ऊपर, अकाउंट के ऊपर हम किन किन चीज़ों को दर्ज करते हैं। सामान्यतः कॉन्ट्रैक्ट का नाम, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट की अवधि, कॉन्ट्रैक्ट का प्रकार, कॉन्ट्रैक्ट को पूर्ण होने की तिथि इत्यादि सूचनाओं का उल्लेख किया जाता है। डेबिट पक्ष में मैंने अभी बताया कि मुख्यतः सामग्री और श्रम तथा अन्य उपरिव्ययों का लेखांकन किया जाता है। एक ठेके पर सामग्री जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। सामग्री ठेके पर कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती है या प्राप्त होती है।
उस ठेके पर डायरेक्ट सामग्री परचेज की जा सकती है तो डेबिट में लिखा जाएगा टू मटेरियल परचेज। उस ठेके पर सामग्री किसी दूसरे ठेके से प्राप्त हो सकती है तो लिखा जाएगा टू मटेरियल फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। अदर की जगह उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम आ जाएगा जिस कॉन्ट्रैक्ट से हमने वो सामग्री मंगाई है। तीसरा, ठेके पर सामग्री हमें स्टोर से भी मिल सकती है। स्टोर क्या होता है मैं बता दूं आपको कि जब एक ठेकेदार बहुत बड़ा ठेकेदार होता है, उसके कई ठेके कई जगह चल रहे होते हैं, परंतु उसका एक सेंट्रल ऑफिस भी होता है, सेंट्रल स्टोर भी होता है। कुछ सामग्री ऐसी होती हैं जो थोक में इकट्ठी ग्रुप में सभी ठेकों के साथ लिए एक साथ खरीद ली जाती हैं और उस सेंट्रल स्टोर में रखी जाती हैं। जिस ठेके से जब रिक्विजिशन जब मांग आती है, उस ठेके को उस स्टोर से उस प्रकार की सामग्री निर्गमित कर दी जाती है, इश्यू कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में उस ठेके पर लिखा जाएगा टू मटेरियल फ्रॉम स्टोर। ओके, इसी प्रकार से लेबर, डायरेक्ट वेजेज वो होती है जो हम श्रमिकों को भुगतान करते हैं तो डायरेक्ट वेजेज डेबिट में लिखी जाती है। अन्य उपरिव्यय जो होते हैं वो डेबिट में लिखे जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि जब एक ठेका बहुत बड़ा होता है और उस ठेके का कोई पार्ट एक ऐसा है जिसको हम किसी दूसरे व्यक्ति से, यानी ठेकेदार भी दूसरे व्यक्ति से, जिसको हम उप ठेकेदार कह सकते हैं, क्या कहते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर, उससे पूरा कराता है। जैसे एक पुल बन रहा है, पुल बनने में कोई एक ऐसा हिस्सा है जिसको मुख्य ठेकेदार न बनाकर किसी दूसरे से बनवाता है, उसको कहते हैं हम सब कॉन्ट्रैक्ट। तो उस सब कॉन्ट्रैक्टर को ठेकेदार उस कार्य को कराने के बदले जो धनराशि भुगतान करता है वो कहलाती है सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, और वो राशि उस खाते के डेबिट पक्ष में लिख ली जाती है। क्रेडिट पक्ष में सामान्यतः एक किसी सामग्री का कोई स्टॉक इन हैंड है वो लिख लीजिए, ठेका मूल्य लिख लीजिए क्रेडिट पक्ष में। डेबिट पक्ष में एक आइटम और है गया जो मुख्यतः है, हम उस ठेके पर कोई प्लांट यूज करते हैं, कोई मशीनरी यूज करते हैं, तो वो भी हमें डेबिट पक्ष में लिखनी होगी। उसके संबंध में कई तरीके हैं। एक तरीका यह है कि यदि प्लांट पूरा उस ठेके पर इशू किया गया है तो पहले उस प्लांट की पूरी कॉस्ट डेबिट साइड में लिखिए। उसके पश्चात वर्ष के अंत में यदि वो प्लांट हमारे पास बचा है, निश्चित रूप से बचा होगा, बड़ा प्लांट होगा तो उस प्लांट को यूज करने के बदले में कितनी राशि कम हुई, इस प्लांट की कॉस्ट कितनी कम हुई, या यूँ कहिए प्लांट का डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो राशि बचेगी वो राशि प्लांट अकाउंट के क्रेडिट में, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट में लिख दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर एक पुल को बनाने के लिए हमने एक जनरेटर खरीदा। जनरेटर वर्ष के प्रारंभ में वो मान लीजिए 50,000 का था। वर्ष के अंत में वो जनरेटर निश्चित रूप से ठेके पर होगा, परंतु उस ठेके पर अंतिम तिथि को जो जनरेटर होगा उसकी कॉस्ट 50,000 नहीं होगी, क्योंकि उसको यूज किया गया है। तो यूज करने के बदले में उसके मूल्य में जो कमी आती है उस कमी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, और उस डेप्रिसिएशन की राशि से उसको कम कर देंगे। मान लीजिए 5,000 रुपये कम कर दिया तो अंत में क्रेडिट साइड में प्लांट एट साइड हम 45,000 लिख देंगे। आज मैं आपको केवल थ्योरी बता रहा हूँ, कल मैं आपको निश्चित रूप से ब्लैक बोर्ड पर इसको या वाइट बोर्ड पर इसको निश्चित रूप से विस्तृत रूप से समझाऊंगा। आज केवल अभी मैं थोड़ा इसका थ्योरी पार्ट से लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया मटेरियल है,
हम डायरेक्ट परचेज करते हैं तो डायरेक्ट परचेज लिख देंगे। मटेरियल फ्रॉम स्टोर होगी तो फ्रॉम स्टोर होगी, मटेरियल फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो कॉन्ट्रैक्ट होगी। इसी प्रकार से जब हम दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से सामग्री प्राप्त कर सकते हैं तो कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि हमको भी अपने ठेके से दूसरे ठेके को सामग्री भेजनी पड़ती है। हो सकता है हम कुछ सामग्री स्टोर को लौटाएं, तो ये दोनों क्रेडिट में आएंगी। बाई मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, बाई मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। ठीक है ना। ये एक छोटा सा रूप मैंने आपको आज बताया है। कल मैं आपको एक बोर्ड पर इसको ज़रा बहुत क्लियर करूँगा। आज मैंने थोड़ा सा सिर्फ इतना बताया कि एक ठेका क्या होता है, ठेका खाता क्यों बनाया जाता है, ठेका खाता कैसे बनाया जाता है। कल मैं आपको मुख्यतः ठेके पर यूज होने वाले प्लांट एवं मशीनरी और उसका लेखांकन संबंधी व्यवहार बताऊंगा। थैंक यू।